हेलो 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 एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरटीयू का सोल्ड पेपर 2023 वाला। इन दिस वी आर गोइंग टू सी पार्ट ए इन दिस वीडियो एंड आपको पार्ट बी एंड सी देखना है तो हमारी एक्सक्लूसिव वीडियो अवेलेबल है। यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ इंजीनियर साहिल का ज्ञान। फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन द चैनल। सो चैनल को ज्वाइन करो। क्या क्या मिलने वाला है आपको पार्ट बी एंड सी की डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रखा आपने। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वो किस तरह के नोट्स सर? नोट्स मुझे इस तरह के नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे से लिखे हुए डायग्रामेटिक अच्छे तरीके से बने हुए सारे नोट्स मिल जाएंगे मुझको। एंड मुझे क्या मिलने वाला है सर? एंड आपको जो पीपीटी है पूरी की पूरी ये अवेलेबल हो जाएगी। एंड और क्या देने वाला है सर? एंड ये भी मिल जाएगा आपको मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से के आने के चांस है, तो मोस्ट क्वेश्चन भी अवेलेबल है। सो जाओ एंड ज्वाइन करो चैनल को एंड वॉच दैट वीडियो एंड गेट ऑल दिस थिंग नोट्स पीपीटी मोस्ट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। ओके, चलो फिलहाल करते हैं पार्ट ए इन दिस वीडियो। सो पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स करेगा। पार्ट बी में 5 ऑफ 7 रहते हैं, 20 रहता है। इसमें 3 ऑफ 5 30 रहता है। सो लेट्स गो विद द पार्ट ए। You have to give the difference between the intelligent agent and the rational agent. Intelligent agent are those जो एक एजेंट है, कोई एक्शन परफॉर्म करता है, एनवायरनमेंट से सीखता है और फिर आगे गोल तक पहुंचता है। फिर वो आपके पास एक फीडबैक मिलता है उसको। ठीक है, ये फीडबैक मान लो या रिवॉर्ड मान लो, रिवॉर्ड मिलता है, उससे एजेंट सीखता है, मतलब एनवायरनमेंट से सीखता जा रहा है, फिर आगे दोबारा गोल परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से चीजें चल रही है। इन द केस ऑफ रेशनल, ये क्या करता है, एक ऑप्टिमल डिसीजंस परफॉर्म करता है जो भी इसको आपने डेटा दिया है। मतलब कुल मिला के लॉजिकल रीजनिंग ये कैन इट कैन परफॉर्म। ठीक है, इसके पास दिमाग है और ये उसके अकॉर्डिंग अपना गोल करता है। इट डज नॉट नीड एनी एनवायरमेंट एंड ऑल। नेक्स्ट है द परसीव करते हैं बेसिकली एनवायरनमेंट थ्रू द सेंसर्स एंड रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो सेंसर्स का यूज करते हैं इसमें। और ये क्या करता है, लॉजिकल रीजनिंग को यूज करता है, जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एंड उसके थ्रू ये बेस्ट डिसीजन को क्रिएट करता है। सो इट मे और मे नॉट ऑलवेज मेक द ऑप्टिमल चॉइस। बेसिकली इट फोकस ऑन द लर्निंग एंड अडेप्टिंग। लर्न करो आगे बढ़ो, लर्न करो आगे बढ़ो। ओके, इट ऑलवेज एम टू मेक द मोस्ट ऑप्टिमल डिसीजन बेस्ड ऑन द लॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ऑप्टिमल निकालेगा जो भी डेटा है इसके पास उसके अकॉर्डिंग लॉजिकल रीजनिंग परफॉर्म करने के बाद। इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड द लर्निंग करना एंड इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस को ओवर द टाइम। राइट, फीडबैक और रिवॉर्ड से ये सीखता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ओरिएंटेड टुवर्ड द अचीविंग मैक्सिमम यूटिलिटी एंड बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ओके, नाम से पता चल रहा है। सो इट्स सेल्फ लर्निंग रोबोट वैक्यूम दैट अडेप्ट द डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर के लेआउट्स। ठीक है, फ्लोर को अलग अलग लेआउट्स पे बिठाया जाता है उस रोबोट को। उसके पास सेंसर्स लगे होते हैं और उनसे वो सीखता जा रहा है। And into the rational, it means the chess playing algorithm that always chooses the optimal move to win the game। तो उसके पास सब प्रकार के मूव्स का डेटा है। अब वो लॉजिकल रीजनिंग परफॉर्म करके चेस का गेम परफॉर्म कर रहा है। इफ मल्टीपल एजेंट के पास n नंबर ऑफ एजेंट है, ठीक है, और m नंबर ऑफ पॉसिबल मूव है, तो बता दो भाई सर्च स्पेस इंक्रीज में हाउ मेनी पॉसिबल स्टेट होगी। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, बताओ क्या फॉर्मूला है, बताओ। m की पावर n। तो m आपका नंबर ऑफ मूव्स हो गए। सपोज करो अगर मैं 4 मूव ले रहा हूँ और मेरे पास 3 एजेंट है, तो टोटल टोटल मेरे पास कितनी हो गई? 64 टोटल आपके पास स्टेट्स आ जाएगी पॉसिबल। सिंपल है ये रहा फॉर्मूला। व्हाट इज द स्टेट स्पेस सर्च फॉर द वाटर जग प्रॉब्लम। मेरी प्लेलिस्ट है एआई की, नेट के ऊपर आपको मिल जाएगी या चैनल के ऊपर जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीजें है। एक तो मिनी मैक्स एल्गोरिथम, ठीक है, मिनी मैक्स एल्गोरिथम, एक अल्फा बीटा प्रोनिंग, ठीक है, एक आपकी वाटर जग प्रॉब्लम, एक चेस की प्रॉब्लम। ये 5-7 क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल के, बढ़िया बढ़िया। वो जाओ उनके न्यूमेरिकल्स देखो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप कर पाओगे, और स्टेट वाला आंसर भी वहीं से ही आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिलहाल मैं इसमें बता देता हूँ। तो वाटर जग प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि 2 प्रकार के जग होते हैं, ठीक है। इसमें मान लो एक्स तक फिल होता है ये, और ये वाई तक फिल होता है।
मतलब सपोज करो ये 4 लीटर तक फिल होता है और ये 3 लीटर तक फिल होता है। आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल स्टेट बताने इसके अंदर कि कैसे फिल रहेगा, एम्प्टी रहेगा, या दोनों के बीच में पानी का ट्रांसफर होगा, वो सब। तो स्टेट स्पेस सर्च की बात करें तो सपोज करो एक्स अमाउंट ऑफ वाटर है जग में, ए में, ये ए है, और बी के अंदर है वाई अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, नोट्स जो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एजेस लाइक जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, फिल है, एम्प्टी है, वाटर का ट्रांसफर कर रहे हो। इनिशियली दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0। और कहाँ पहुंचना है, इसको एक्स तक फिल कर दो, इसको वाई तक फिल कर दो, यानी कि पूरा पूरा भर दो इनको। तो इसको ए को फिल करने का क्या होगा कि अगर मेरा ए है, ठीक है, और मेरा गोल है कि मैं वाई तक इसको पहुंचा दूं, तो अपना ए फिल हो जाएगा, और बी को करना है तो एक्स कोमा बी हो जाएगा, राइट। अब एक जग ए एम टी है तो 0 पाई हो गया, और ऐसे ही बी एम टी होगा तो एक्स 0 हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स है। अब यहाँ 4 ही गिवन है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताई है। आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो टू गेट द क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। इनफैक्ट ए से बी के बीच में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये एक फॉर्मूला बनता है, ये आप यहाँ पर याद करोगे और उस वीडियो के अंदर आप समझ पाओगे कि ये बना कैसे है। सो व्हाट इज द ह्यूरिस्टिक फंक्शन एच ऑफ एन, बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपका इवेल्यूशन फंक्शन है, जो आपकी कॉस्ट को निकालने के लिए, कि आपकी जो करंट स्टेट है अभी, सपोज करो आप यहाँ पर आ गए, एक स्टार्टिंग स्टेट से पहुंचते पहुंचते यहाँ पर आ गए, अब आपको पहुंचना है अपने गोल तक, अल्टीमेट गोल पे, इससे आगे भी जाना है आपको ना। तो ये जो बीच का है ना डिस्टेंस, उसका कॉस्ट का एस्टिमेशन करना ही ह्यूरिस्टिक फंक्शन के द्वारा किया जाता है। और बेसिकली इट इज यूज्ड इन द इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम, लाइक ए सर्च एल्गोरिथम हो गई, ग्रीडी सर्च हो गई, एल्गोरिथम हो गई, तो उसमें ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यूज किया जाता है। It provides an estimate, not the exact cost. पहली बात, it helps the guide the search process toward the goal efficiency. Must be admissible यानी never overestimate होनी चाहिए, ठीक है, and consistent होनी चाहिए for optimality into the algorithm like A star. So into the path finding heuristic could be the straight line distance. We can say straight line distance होती है from the current node to goal node like this. और इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो आपको किसी भी रैंडम इवेंट्स को एनालिसिस करने में हेल्प करता है, पॉसिबिलिटी परफॉर्म करने का, इट मींस वी कैन से, यानी कि आपकी रीजनिंग परफॉर्म करने के लिए, लॉजिकल रीजनिंग आपकी परफॉर्म हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी यही है कि इट इज ए क्रूशियल फॉर द रीजनिंग अंडर द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी कोई चीज फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आउटपुट वी डोंट नो, एंड उसके अंदर रीजनिंग परफॉर्म करना, उसमें प्रोबेबिलिटी करना, दैट द थिंग अनसर्टेनिटी में। तो लाइक इसमें कॉन्सेप्ट है कि रैंडम वेरिएबल्स, वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंट अनसर्टेन इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब लाइकलीहुड, लाइक डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं क्योंकि अनसर्टेन है, वी डोंट नो क्या आएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड भी कर सकता है, तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। बायेंशियन रीजनिंग की बात करूँ तो इट अपडेट्स द प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट फॉर इवेंट एज ए न्यू एविडेंस इज प्रेजेंटेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल देख लो कि अगर बारिश के होने के चांस 70% है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 0.7% चांस है उसके होने के। और कंडीशनल की बात करूँ तो जैसे कि अगर बारिश होती है तो मेरी रोड गीली हो जाएगी, तो बारिश होगी तो ये तो रोड गीली होगी, यानी कि P इम्प्लाइज Q हो गया। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी थ्योरी। व्हाट इज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग, सो बेसिकली अगर आप बॉटम से टॉप की ओर जा रहे हो तो आपका फॉरवर्ड चेनिंग हो गया, और अगर टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हो तो आपका बैकवर्ड हो गया वापस, ठीक है। तो लास्ट लीफ नोड से आप टॉप के ऊपर जा रहे हो वापस, तो फॉरवर्ड चेनिंग हो रही है आपकी। अब इसके अंदर भी एक चीज है आपकी कि ब्रेड फर्स्ट सर्च होता है आपका, जिसके अंदर क्या होता है कि आप ऐसे नोड्स होता है, तो एक तो होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि सबसे गहराई में जाके वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तो आप वो बंदा ऐसे नीचे जाएगा यहाँ तक, फिर वो वैल्यू निकालेगा। जबकि ब्रेकफास्ट सर्च में क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, कि आप इस लेवल पे आ गए तो इन तीनों की वैल्यू निकलेगी, फिर नीचे वाले लेवल पे आए तो फिर इन तीनों की। तो सिबलिंग्स की वैल्यू निकल ली जाती है, भाइयों की वैल्यू निकाली जा रही है, इसमें आप नीचे जनरेशन की वैल्यू निकालते हो सबसे पहले। तो दिस इज बॉटम अप, दिस इज टॉप डाउन, दिस इज यूजेस फॉर द BFS, फॉर DFS, ओके।
सुटेबल फॉर मॉनिटरिंग, प्लानिंग, इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन के लिए। इट इज फॉर द डायग्नोस्टिक एंड ट्रबल शूटिंग एप्लीकेशन के लिए। डेटा ड्रिवन है और डिराइव करती है कंक्लूजन फ्रॉम द अवेलेबल डेटा। एंड गोल ड्रिवन है कि गोल तक पहुंचना है अपन को, ठीक है, तभी तो टॉप टू बॉटम है, ठीक है। सो दैट ट्राइज टू प्रूव द गोल बाय द सर्चिंग फॉर द सपोर्टिंग डेटा। सो इट स्टार्ट फ्रॉम द गोल एंड वर्क्स बैकवर्ड टू फाइंड द सपोर्टिंग फैक्ट्स दैट जस्टिफाई इट। गोल से स्टार्ट करती है टॉप से, स्टार्ट फ्रॉम द नॉन फैक्ट नीचे नीचे से, एंड अप्लाइज द इन्फेरेंस रूल टू एक्सट्रैक्ट मोर डेटा टू रीच द गोल। गोल तक पहुंचने के लिए इन्फेरेंस रूल्स को अप्लाई करते हुए पहुंचते हैं। तो दीज आर फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीएफएस एंड डीएफएस। तो इसकी तो होती है देखो, बिग ओ बी डी प्लस वन। बी आपका ब्रांचिंग फैक्टर होता है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड आपके पर नोड के इक्वल। एंड डी हो गई डेप्थ ऑफ दी shallowed solution. So BFS explore the all the nodes level by level, right? Siblings में जाके करता है, and leading to exponential time complexity. बहुत टाइम टेकिंग हो गई है। पर स्पेस की बात करें तो ये सारे नोड को करंट लेवल पे स्टोर करता है, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाता है, फिर विच कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली विद द डेप्थ। तो पहले सारे इनको स्टोर करेगा सिबलिंग्स को, फिर नीचे जाके इनके वाले को स्टोर करेगा। सो दिस इज ऑल्सो द सेम लाइक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। What is the depth for such DFS? DFS is the time complexity is kind of V of B की power V of omega B की power M. So where the branching factor is B and M is the maximum depth of the trees, search trees, ठीक है? So DFS can potentially go deep into the search tree, especially into the unbounded tree. And depth में क्या होता है, वही सबसे नीचे से नीचे नीचे से नीचे नीचे से नीचे जाते हैं। तो अभी इसमें m की पावर लगा दी b के ऊपर। और स्पेस की बात करें तो इट ओनली स्टोर है सिंगल पाथ, पहले इस डेप्थ में जाएगा ये। तो ब्रांचिंग जितनी और उतनी डेप्थ तो मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो ये चार चीजें वैसे आपको याद रखनी है, ये और ये और ये। डिफाइन द क्वांटिफायर। क्वांटिफायर कुछ भी नहीं है, आपकी किसी भी पर्टिकुलर वी कैन से स्टेटमेंट को क्वांटिफाई करता है कि वो किस कैटेगरी में आता है। इसकी एक आप पर्टिकुलर सिंबल यूज करते हैं, लाइक यूनिवर्सल हो गया, एक्सटेंशियल हो गया, तो उसको अपन यूज करके वो चीज करते हैं। तो क्वांटिफायर आर द सिंबल यूज्ड इन द लॉजिक टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट एंड क्वालिटी ऑफ द स्पेसिमेन इनटू द डोमेन डिस्कोर्स to which the predicate applies. So this specify whether the statements apply to the all objects or just the some objects into the given. So universal is for everyone, for any, for all के केस में आप ये करोगे, like all humans are immortal. So you will write this, जिसके बीच में implies आप यूज करोगे. So it denotes the predicate is true for all elements into the domain. एंड एक्सटेंशियल की बात करें तो एग्जिस्टेंशियल की बात करें तो एटलीस्ट वन एग्जिस्ट करता है, वो कुछ सम है, यानी कि एटलीस्ट वन तो होगा ही डोमेन में जो प्रेडिकेट उसका ट्रू होगा, और इसमें सबका होता है। तो इसमें बर्ड्स कैन फ्लाई, देयर एग्जिस्ट ए बर्ड कैन डेट फ्लाई, एटलीस्ट एक बर्ड तो उड़ ही रही होगी वहां। सो क्वांटि इसी का पार्ट है, दो टाइप के हो गए आपकी, यूनिवर्सल और क्वांटिफायर। दिस एंड दिस सभी पे अप्लाई होता है, एटलीस्ट वन पे होता है। ट्रू होता है जब ऑल इंस्टेंस सेटिस्फाई होता है, ये एटलीस्ट वन पे ट्रू हो जाता है। सो दिस इज एंड दिस इज। सो वन थिंग, इसके बीच में आपको ये नहीं, आपको ये यूज करना चाहिए। ओके, ये तो आपको ओनली वो सॉरी सॉरी ये एक्सप्लेन कर रहा है आपको लाइन, बट आप जब एक्चुअली परफॉर्म करते हो जैसे कि यहाँ पर P तो Q के साथ होगा, फिर वो दो अगर उसकी दो वेरिएबल है तो उस केस में ये होगा। What are the three types of symbols which are used to indicate objects, relations and functions? So types of symbols in the logic representation की बात करें तो सबसे पहले तो constant symbols होते हैं for object like this, values, normal values. Predicate होते हैं relation की, like John और मेरी के बीच में क्या relation है, एलियन बॉब के बीच में क्या रिलेशन। तीसरा होता है फंक्शनल, फॉर एनी फंक्शन, लाइक रिप्रेजेंट द मैपिंग फ्रॉम ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, लाइक जोन, एज ऑफ जोन। अब इसके अंदर कोई भी वेरिएबल आ सकता है आपका, लाइक वैल्यू आ गई 20। फादर ऑफ मेरी, तो उसका मेरी का पापा कौन है भाई। व्हाट इज अल्फाबेटिक रीडिंग। अब एक तो आपको तरीका ये पढ़ लो, अगर आपके पास मेरे वाले नोट्स हो
जो आपके कलरफुल है। तो आप यहाँ से पढ़ के देखो। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, एक मॉडिफाई वर्जन है मिनीमैक्स एल्गोरिथम का। सो ये ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है मिनीमैक्स एल्गोरिथम की। इसमें क्या होता है, आप ईच नोड के ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है आपको मिनिमम और मैक्सिमम डिसीजन को, ठीक है। तो ये है, इट इज अ टेक्निक बाय विच विदाउट चेकिंग ईच नोड ऑफ द game tree we can compute correct input or minimum maximum decision, and this technique is pruning. So this involves the two thresholds parameter alpha and beta for the function future, so it is called alpha beta pruning. So alpha is for the highest value, beta for the lowest value that we choose. Okay, so जो भी along path में maximizer है वो alpha का है, और जो minimizer है वो beta का है। अब alpha की worst value क्या हो सकती है, यानी maximum की worst value क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी हो सकती है। ओके, सो वी टेक एज ए इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा, एंड द बीटा के केस में मिनिमाइजर की सबसे वर्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी। सो वी टेक एज ए इनिशियल वैल्यू। फिर आपके पास ये चीजें है, फिर आप एक्सप्लेन करते हो। तो ये सब चीजें आप गो थ्रू कर सकते हो नोट्स के थ्रू एज वेल, एंड दीज आर थिंग्स ऑल्सो हमने एक्सप्लेन कर दी। इसमें एक लाइन है, देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर, विच इज इम्पोर्टेंट टू टेल यू गाइज, तो ये वाली, at any point minimizers का best option become less and equal to the maximizer, that branch is pruned, यानी हटा दी जाती है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो हर ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, जबकि मिनीमैक्स में जाना पड़ता था, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। सपोज करो अगर आपकी बीटा की वैल्यू इससे कम आ गई अल्फा से, तो वो वाली ब्रांच प्रून कर दो, हटा दो, आगे बढ़ जाओ, वो आपके आगे इवेल्युएशन में काम नहीं आएगी। सो बेनिफिट क्या है, स्पीड अप कर दिया आपने मिनीमैक्स को, सर्च को, क्योंकि हर ब्रांच को चेक करने की जरूरत नहीं है। सेम ऑप्टिमल रिजल्ट आएंगे, इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी। Let's go with the part B. So watch that video, join the channel and watch that video for part B and C. Notes, PPTs, mock quiz and everything is available. जाओ guys, this is your exam. Backlogs नहीं आनी चाहिए, बैक नहीं लगनी चाहिए, anyhow बैक नहीं लगनी चाहिए। Okay, thank you so much। जय हिंद, जय भारत।